डी स्टूडेंट्स, हम लोग ने रेसिप्रोकल लैटिस का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और हमने जो लास्ट टाइम देखा था कि एक्सरे डिफ्रैक्शन से कैसे हम किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी लैटिस का स्ट्रक्चर हम फाइंड कर सकते हैं। और हमने देखा था ब्रैग्स लॉ क्या होता है और ब्रैग्स लॉ से ये कैसे ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म ये एक्सरे डिफ्रैक्शन हमारे पास पैटर्न बनता है। इसमें जो हर एक पीक है ये एक पर्टिकुलर पैरेलल प्लेन से रिफ्लेक्ट होके आती है। जैसे ये मेजर पीक नज़र आ रही है, ये 111 प्लेन्स, जितने प्लेन्स हैं उनसे ये रिफ्लेक्ट होके आ रही है। आई मीन कि अगर ये प्लेन है, ये 2 डायमेंशन में देखें तो ये सब से रिफ्लेक्ट होके इस तरह सब प्लेन से रिफ्लेक्ट होके इस जगह पर मीट कर रही हैं, तो वो हमारे पास एक पॉइंट बनेगा। इसी को अगर मैं 3 डायमेंशन में देखूं तो ये एक प्लेन है, ठीक है, फिर ये इसके पैरेलल ये दूसरा प्लेन है, ठीक है, फिर ये थर्ड प्लेन, देन इस तरीके से ये फोर्थ प्लेन, ये पूरी यूनिट सेल के एक ये साइड्स है ना, जो भी आप जिस प्लेन की बात कर रहे हैं उसकी साइड्स है ये यहाँ से। तो इन सब से अगर एक्सरेज ये हो रही हैं, उनकी यहाँ से डिफ्रैक्ट होकर इधर आ रही हैं, फिर इस प्लेन से, फिर अगले प्लेन से, एंड सो ऑन, ये सब जो है वो एक यहाँ पर एक पॉइंट मीट करेंगी, वो एक पॉइंट बनता है हमारे पास। वो पॉइंट क्या था, वो फिगर में हमने देखा था कि वो ये वाला एक पॉइंट था, ये जैसे ये हो गया। इसी तरीके से अगर ये किसी और प्लेन से आती हैं पीक्स, इसी फिगर में अगर कोई और प्लेन ले लें, वहाँ से जो आएंगी तो उसका पॉइंट किसी और जगह बनेगा स्क्रीन के ऊपर, वो पॉइंट मे बी कि ये वाला हो। इस तरह जो डिफरेंट पॉइंट्स आते थे हमारे पास पैटर्न, वो ये जो एक पॉइंट है ये पूरे पैरेलल प्लेन्स को शो कर रहा था। मीन कि हो सकता है कि ये 100 प्लेन को बता रहा हो, ये 001 प्लेन्स को बता रहा हूँ, एंड ये 111 प्लेन का पॉइंट हो, इस तरीके से। तो वहाँ से जो इंटेंसिटी भी क्या होगी उस पर्टिकुलर प्लेन के लिए मैक्सिमम आएगी। फॉर एग्जांपल 111 प्लेन, देन 200 प्लेन, देन 22 प्लेन, एंड सो ऑन। तो अब बेसिकली जो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास ये डॉट्स आ रहे हैं, ये एक डॉट में अभी बता चुका हूँ कि ये पूरी उन पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब इन डॉट्स से हमने कैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड करना है, उसके लिए थोड़ा सा हम कुछ चीज़ एक चीज़ रिवाइज कर लेते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर्स, और फिर ये देखते हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या होती है। ट्रांसलेशन वेक्टर्स बेसिकली ये हैं कि अगर हम डायरेक्ट लैटिस देखें, डायरेक्ट लैटिस मीन रियल लैटिस, जो उससे पहले हम पढ़ चुके हैं, जो लैटिसेस हम इससे पहले देख चुके हैं, वो रियल लैटिस हैं, और उनको क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट लैटिस भी कहते हैं। अगर हमारे पास एक रियल लैटिस है या डायरेक्ट लैटिस है, इसमें अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक देखूँ, या सॉरी ये इस पॉइंट तक जाऊँ, ठीक है, डी पॉइंट तक, तो अगर मैं अराउंड जो लैटिस साइड्स हैं इनके अलाउंग जाऊँ तो ये क्या बनेगा, फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये कितना हो जाएगा 2a, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये साइड b है, ये साइड b है, तो ये हो जाएगा b एंड b 2b, ये टोटल। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको वेक्टर लिखूँ, ये AD वेक्टर r इक्वल हो जाएगा 2a प्लस 2b, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं ये वाला वेक्टर बनाऊँ इधर तक, तो ये बन जाएगा 1 2 3 3a, मीन यहाँ तक 3a, और फिर आगे 2b। तो इन जनरल इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू n1a प्लस n2a, वेर n1 n2 आर इंटीजर वैल्यूज़, उनमें से a n1 2a प्लस 2b 2a प्लस 3b, जिस तरह हमने एग्जाम्पल ली। तो ये वेक्टर क्या कहलाता है, आर वेक्टर, ट्रांसलेशन वेक्टर, कि ये सिमेट्री है। तो अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं तो ट्रांसलेशन मीन आपको मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं रेसिप्रोकल लैटिस क्या होती है। जो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो हमारे पास ये प्लेन्स से जो एक्सरेज डिफ्रैक्ट होके आती थी, ये हमारे पास अगर डिफरेंट प्लेन्स हैं, ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और ये 2 डायमेंशन में अगर ये प्लेन्स बनाऊँ तो इसमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इसकी स्पेसिंग ये D1 है, ठीक है, इन दोनों प्लेन की स्पेसिंग D2 है, और ये स्पेसिंग D3 है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि जितनी स्पेसिंग ज़्यादा होती है उतना जो वेक्टर G हमारे पास आ रहा था, G वेक्टर क्या था कि ये जो हमारा सेंटर कोई पॉइंट है उससे ये डिस्टेंस, ये वेक्टर G था, G1 G2 G3। तो
अब इसमें जो G1 वेक्टर है ये प्लेन किसको शो कर रहा है, जिनका बीच का डिस्टेंस D1 है। तो ये प्लेन देखें ऐसे हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, आपको देखिए ये प्लेन ऐसे हैं, इस तरह इस तरह इस तरह, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस ये D1 है। तो अगर आप देखें तो ये जो वेक्टर G1 यहाँ बना हुआ है ये इसके परपेंडिकुलर है, इनके परपेंडिकुलर है। G1 इज परपेंडिकुलर टू D1। G1 देखिए वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। इसी तरीके से G2 वेक्टर, ये वाला G2 वेक्टर, इधर ये G2 वेक्टर वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, इन प्लेन्स को, D2 को। D2 ये वाले प्लेन, ये प्लेन है। तो अगर आप गौर से देखें तो जो G2 है, ये D2 इनके परपेंडिकुलर है, मीन कि इस डायरेक्शन में है ना, लाइक ऐसे है G2 इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है ऐसे ये G2। तो G2 ये D2 है, ये पॉइंट, ये स्पेसिंग है, ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ये D2 है। एंड इन प्लेन से जो एक्स रेज रिफ्लेक्ट होके आएंगी वो उनके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर G2 बन रहा है वो ये वाला है, और ये G2 इन प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। इस तरीके से G3 देखें, G3 जो है वो ये वाले हैं, ये प्लेन वर्टिकल हैं, ठीक है, वर्टिकल हैं। तो इनसे जो वेक्टर बनेगा वो इनके परपेंडिकुलर मीन हॉरिजॉन्टल बनेगा, इस तरह वो यहाँ पर शो होगा, ये G3 ये वाला, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जो हमारे पास G वेक्टर हम इस तरह वो लेते हैं कि वो उन प्लेन्स के परपेंडिकुलर होगा। और दूसरी हमने देखा था कि जो G वेक्टर की लेंथ है वो उन जिन प्लेन से वो आ रहे हैं उनकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल है। कि अगर आप इस फिगर में देखें तो सबसे कम स्पेसिंग किसकी है, ये वाले प्लेन है ग्रीन वाले, इनकी स्पेसिंग सबसे कम है D2। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो G2 है उसकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद जो है वो बाकियों की जिसकी स्पेसिंग ज़्यादा है उसकी G की वेक्टर की लेंथ कम हो जाती है। क्योंकि जो वेक्टर G है इसमें एक पॉइंट हमने वो लास्ट टाइम देखा था कि जो G वेक्टर है वो उसके इस G इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन HKL, कि जिन प्लेन से के करस्पॉन्डिंग ये G वेक्टर हम बना रहे हैं उनके ये परपेंडिकुलर होगा। दूसरा हमने देखा था कि G वेक्टर इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर DHKL, कि जिन प्लेन से ये बना है उनकी स्पेसिंग ज़्यादा होगी तो G वेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लाइक जैसे यहाँ पर है कि जिनकी स्पेसिंग ज़्यादा है, तो इसकी स्पेसिंग ज़्यादा है तो इसके करस्पॉन्डिंग G वेक्टर की लेंथ ये छोटी है। और इन प्लेन की स्पेसिंग कम है तो वो G की लेंथ ज़्यादा है। इसी को अभी हम 2 डायमेंशन में बना के देखते हैं, सॉरी 3 डायमेंशन में देखते हैं, ये चीज़ दोबारा देखते हैं ताकि आपको ये फर्दर क्लियर हो जाए। अगर देखिए मेरे पास एक रियल लैटिस ये है, ये एक रियल लैटिस है, ठीक है। और डेफिनेटली इसके पैरेलल और भी इस तरह होंगे, प्लेन्स होंगे, यूनिट सेल होंगे। तो जो एक्स रेज मैं कहता हूँ कि इस प्लेन से डिफ्रेक्ट होके आ रही हैं, कि इस प्लेन से इनसे एक ये हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा, ये प्लेन है, मीन एक्स रे आएंगी और इधर से डिफ्रेक्ट होंगी, फिर इस प्लेन से डिफ्रेक्ट होंगी, फिर इसके आगे जो आएंगी उससे डिफ्रेक्ट होंगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम अभी ये कर लेते हैं कि हम ये प्लेन ले लेते हैं। अगर ये कौन सा प्लेन बनेगा, अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये 100 प्लेन बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ 100 प्लेन, 100 प्लेन, ठीक हो। ये साइड में एक्स एक्सिस कह रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। ये 100 प्लेन है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हम ये करते हैं कि ये रियल लैटिस है जो हमें नज़र आ रही है, ये रियल लैटिस है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हम एक और लैटिस बनाएंगे विच इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक है। उसको क्या नाम देते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस। ये हम खुद डिज़ाइन करते हैं ताकि हमें स्ट्रक्चर का पता चल जाए कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। क्योंकि हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो 2 डायमेंशनल पॉइंट्स हैं, तो हम इन पॉइंट को लेते हुए, हम इनको माइंड में रखते हुए हम एक
थ्री डायमेंशनल लेटर्स एक और बनाएंगे विच इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल लेटर्स। रेसिप्रोकल लेटर्स इसलिए कहलाएंगे कि उसकी जो साइड्स होंगी वो रेसिप्रोकल लेंथ में होगी, मीन पर मीटर 1/a 1/b या इस तरह। और दूसरी रेसिप्रोकल लेटर्स बनाते हुए हमने इन दोनों पॉइंट्स का ख्याल रखना है, ये जो पॉइंट्स ये मैं अभी बता चुका हूँ, ठीक है। एक g इज़ परपेंडिकुलर टू HKL और g इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/DHKL। तो इनको माइंड में रखते हुए अब हम ये करते हैं कि इसके ऊपर कोई भी एक आप रेफरेंस पॉइंट ले लें, उसको आप एक रेफरेंस पॉइंट कह दें, किसी भी लेटेस्ट पॉइंट को आप कह सकते हैं एक रेफरेंस पॉइंट। सपोज कर लें कि मैं इसको कह दूँ रेफरेंस पॉइंट, सेंटर में भी ले सकते हैं, यहाँ पे कॉर्नर पे भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट ये कह दूँ, ठीक है, ये तो अब जो हमारे पास वेक्टर g बनेगा, यहाँ से जो एक्स रेज डिफ्रैक्ट आएंगी उससे जो g वेक्टर बनेगा ये वाला, ये जो g1 कह ले, तो वो क्या होगा, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और उसकी कोई एक पर्टिकुलर कोई एक लेंथ होगी, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर बना लिया, ठीक है, इस तरह। ये इसको मैं नाम दे दूँ G100, ठीक है। ये मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूँ कि ये वही g है जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो इस सेंटर से यहाँ पर हम ये इस तरह मार्क कर रहे हैं 2 डायमेंशन में, कि जो हमारे पास ये जो पॉइंट बनता है उसकी लेंथ किसी भी हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है उस पॉइंट की जो लेंथ होती है वो डिपेंड करती है कि जिस प्लेन से ये रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं, डाइफ्रैक्ट होके आ रही हैं, उस प्लेन की इंटरएटॉमिक स्पेसिंग कितनी है। तो जितनी ये इंटरएटॉमिक स्पेसिंग होगी ये वाली, ये उसके करस्पॉन्डिंग इसकी लेंथ डिफाइन होगी। तो अभी हमने ये लेंथ कह दी, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ एक्स रेज दूसरे प्लेन से आ रही है, मतलब ये ऊपर वाले प्लेन से आ रही हैं यहाँ से, या कोई मैं प्लेन ले लूँ, कोई और प्लेन, जैसे कि हम ये वाला प्लेन ले लूँ, ये प्लेन, ठीक है। अब पहला हमारा जो पहला प्लेन बना था ना, वो हमारे पास ये पॉइंट हमने लिया था, एक लेंथ रख के ये पॉइंट लिया था। अब हम इसके लिए लेते हैं, इसके लिए जो जी वेक्टर होगा डेफिनेटली इसके परपेंडिकुलर होगा एक, और दूसरा इसके करस्पॉन्डिंग जो अगला प्लेन बनेगा, इनके इसी के यूनिट सेल के ऊपर भी एक प्लेन बनेगा ऐसे, उनकी जो इंटरएटॉमिक स्पेसिंग होगी वो इनसे कम होगी इससे। तो उस केस में जो इसकी जी की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। यही दो पॉइंट्स कि एक जो जी वेक्टर हम बनाने जा रहे हैं वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिस प्लेन के करस्पॉन्डिंग ये जी वेक्टर है, और दूसरा ये उसकी लेंथ उन प्लेन के इंटरप्लेनर स्पेसिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक तो परपेंडिकुलर हम यहाँ बनाएं इस तरफ, इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा ऊपर की तरफ, और दूसरा ये कि अब हमने देखना है कि इनकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग ये जो रेड वाले प्लेन थे उससे कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो इसकी लेंथ क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा बनेगी इस तरह। इसको मैं जी, जो भी इसके मिड इंडिसेस हैं वो हम कह दें। अब ये दूसरा पॉइंट आ गया जी, ठीक है। अब इसी तरीके से कोई और प्लेन ले लें, ये वाला, ये फ्रंट वाले दो प्लेन ले लें, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो जी बनेगा वो मैं कह दूँ वो इस तरह बन जाएगा, इस तरह ऐसे इधर ये आ जाएगा। वो ये जो सामने वाले प्लेन है ये वाले, इसके ये वाले, फिर ये पिछले वाले, इस तरह उसके करस्पॉन्डिंग जी आ जाएगा। अब जो मेरे पास ये 3 जी आए हैं, इसको मैं G2 कह दूँ, G3 कह दूँ, ये G1 है या 100 प्लेन के है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये 3 डायमेंशन में तीन पॉइंट बन गए हैं, एक इधर है, एक थोड़ा ऊपर है, ठीक है, और ये स्क्रीन से बाहर आएगा इधर। अब इस तरीके से और प्लेन्स हैं, उनसे कोई पॉइंट जी इधर आ जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा। अब उन जी को अगर आप मिलाएं तो सारे जी की वैल्यूज़ को आप मिलाते जाएँ तो उसमें भी हमारे पास क्या होगा कि कोई एक, मैं वैसे रफ सा भी मिला लूँ तो कोई मेरे पास एक नया यूनिट सेल बन जाएगा, लाइक इस तरह इस तरह इस तरह, इन पॉइंट्स को मिलाते जाएं, ठीक है। तो वो जो नया एक यूनिट सेल बनेगा 3 डायमेंशन में, वो भी क्या होगी, वो एक नई लैटिस बन जाएगी, और उसको क्या नाम देते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक है। तो ये मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि हम ये करते हैं कि आपने पिछले लेक्चर जो ये वाला पार्ट था ये आपने गौर से सुन लेना है, और उसके बाद जब आप इसको इसे कंटिन्यू आगे करेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था
कि ये 2 डायमेंशन स्क्रीन की हमारे पास इमेज आ रहा है, उसमें दो चीज़ें थी कि जो हमारे पास ये डिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी एच के एल की जिन प्लेन से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, और दूसरा उन प्लेन के परपेंडिकुलर। इन दोनों को माइंड में रखते हुए अगर मैं एक रियल लैटिस लूँ, ये रियल लैटिस लूँ, अब इसमें मैंने ये करना है कि मैंने खुद से एक नई लैटिस कंस्ट्रक्ट करनी है। क्या करना है? खुद से एक नई लैटिस कंस्ट्रक्ट करनी है, और उस नई लैटिस कंस्ट्रक्ट करते हुए मैंने ये दोनों पॉइंट्स माइंड में रखते हैं। उस लैटिस की जो साइड्स होंगी वो जी होंगी, और जिस तरह इसकी साइड्स होती हैं ना ए बी सी, जो हमने पहले कर चुके हैं रियल लैटिस में, उसकी साइड्स क्या होंगी? जी होंगी, और G1 G2 G3, और उस की जो लेंथ होगी और डायरेक्शन होगी वो यहाँ से डिफाइन होगी। ठीक है, यहाँ से कैसे डिफाइन होगी हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे रेड वाला प्लेन था, अब मैं कोई रेफरेंस पॉइंट जिस सेंटर से ओरिजिन को मैं सेंटर वाला पॉइंट है इसको मैं रेफरेंस कह लूँ। अब जो रेड वाले से जो जी वेक्टर बनेगा वो रेड के परपेंडिकुलर होगा एक, और इसकी कोई लेंथ मैंने कह दी, ये पॉइंट आ गया मेरे पास। ठीक है, यहाँ से यहाँ इसकी लेंथ है और ये पॉइंट आ गया। अच्छा, अब जो दूसरा प्लेन है ये वाला, इस ओरिएंटेशन पर है, इसके करस्पॉन्डिंग जो जी वेक्टर बनेगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, और इसकी लेंथ के लिए यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक इसकी लेंथ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग ये रेड वाले से कम होगी। अगर इसकी इंटर स्पेसिंग रेड वाले से ज़्यादा है तो इसकी जी वेक्टर की लेंथ इससे कम होगी। इस तरीके से बाकी प्लेन्स लेते जाते हैं और उनकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग देखते जाते हैं। जिनकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग कम होगी उसके करस्पॉन्डिंग जी वेक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी एक, और वो जी वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा दो। इन दोनों पॉइंट्स को मान में रखते हुए ये हमारे पास नए पॉइंट्स बनते जाते हैं। जैसे ये बना है, ये बना है, ये बना है रेड ब्लैक प्लेन के लिए। उन पॉइंट्स को अगर आप मिला दें तो हमारे पास एक नई लैटिस बन जाती है 3 डायमेंशन में। उसको क्या नाम देते हैं? रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास ओरिजिनल सैंपल जो था वो मटेरियल वो सिंपल क्यूब है, तो उसकी जो रेसिप्रोकल लैटिस बनेगी वो भी सिंपल क्यूब होगी। ठीक है। और अगर ओरिजिनल हमारे पास जो मटेरियल था वो BCC है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, तो उसकी रेसिप्रोकल लैटिस बनेगी वो FCC होगी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसको हम आगे मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। और जो अगर FCC मटेरियल है, स्ट्रक्चर है, उसकी जो रेसिप्रोकल लैटिस बनेगी वो BCC बनेगी। ठीक है, FCC की BCC, BCC की FCC, और सिंपल क्यूब की सिंपल क्यूब ही रहती है। इस तरीके से बाकी जो हमने पढ़े हैं ट्राइगोनल, टेट्रागोनल वगैरह, उनकी भी रेसिप्रोकल लैटिस आप बना सकते हैं। ठीक है। अब इसकी मैं ये क्यूबिक लिया था, अब इसी के मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ क्यूबिक के अलावा, तो वहाँ से हम इसको मैं ये एक दफ़ा फिर ये कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाए। तो इसको मैं रब कर दूँ, और अच्छा, अब हम कोई और ले लेते हैं, लाइक इसकी ये साइड्स हैं A, ये B, ये C, A B C, ये 3 साइड्स हैं। ये कोई एक यूनिट सेल मैंने बना दिया जो क्यूबिक नहीं है। इसकी सबसे छोटी साइड कौन सी है? B। सबसे लंबी साइड कौन सी है? C। और दरम्यान वाली साइड कौन सी है? A। ठीक है। अब इनके हम इसके करस्पॉन्डिंग हम रेसिप्रोकल लैटिस एक बनाते हैं, जी वेक्टर्स बनाते हैं। कोई एक पॉइंट, पहले मैं क्या करूँगा, कोई एक पॉइंट रेफरेंस पॉइंट ले लूँ। ठीक है, कोई भी ले लें, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर इसके मैं सेंटर में ले लूँ इसके, तो सेंटर से ये मैंने रेफरेंस पॉइंट कर लिया। अब इससे मैं बनाता जाऊँगा। पहले देखें कि जो ये वाला जो प्लेन है, ये जो प्लेन है ये वाला, इनके करस्पॉन्डिंग
यहाँ से जो एक्सरे डिफ्रैक्ट होकर जो जी पॉइंट बनेगा, वो जो जी वेक्टर होगा वो इन प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। और देखिए इनकी स्पेसिंग सबसे कम है इन प्लेन की, बी स्पेसिंग है ना इन दोनों प्लेन्स के बीच की, तो उसकी लेंथ फिर क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसको फिर मैं थोड़ी ज़्यादा लेंथ बना दूँ यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं क्या कह दूँ, G1 जो हमारे पास प्लेन बी से आया है, या GB कह दें, कोई भी नाम दे दें, ठीक है। बल्कि G1 चलें, GB रहते हैं, ताकि वो बी बता रहा है कि इनकी स्पेसिंग ओरिजिनल इसकी लेंथ बी थी। ये पॉइंट आ जाएगा, हमने ये पॉइंट देखना है बस, यहाँ तक जहाँ तक इसकी लेंथ है ये पॉइंट आ गया। अच्छा अब आगे चलते हैं, आगे हम अगला बनाते हैं कोई प्लेन ले लेते हैं। कौन सा ले लें, ये वाला जिसकी स्पेसिंग ए है, नहीं ये फ्रंट वाला प्लेन, ठीक है, ये फ्रंट वाला प्लेन, ये वाला, और इसके पीछे ये आ जाएगा, ये जो प्लेन है, ठीक है। अच्छा इन दोनों को अब देखें तो ये इनके परपेंडिकुलर जो वेक्टर बनेगा इनके परपेंडिकुलर होगा, और चूंकि इनकी लेंथ ए की लेंथ बी से ज़्यादा है तो उसकी जी की लेंथ थोड़ी ये कम हो जाएगी। उसको मैं किसी और कलर से बना दूँ, इस कलर से, इसकी यहाँ से होगा और इसके परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर बनाना है आपने, तो स्क्रीन से बाहर आएगा बेसिकली, स्क्रीन से बाहर, ठीक है। और इसकी लेंथ जो है इससे कम होगी, ठीक है, इसको GA कहते हैं। ठीक हो गया, ये जो हमारे पास ये फ्रंट वाले प्लेन थे ना ये, और ये बैक वाला इनसे आ गए। तो सपोज कर लें कि ये 100 था तो ये 001 होगा। उसके बाद आगे अगला प्लेन ले लेते हैं हम, अगला कौन सा रह गया, ये टॉप एंड बॉटम, ये 001 ये ऊपर वाला। ये पहला कौन सा था, ये वाला 100, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस कह दूँ तो 100, ये वाला 010 ये वाला, और अब टॉप वाला क्या होगा 001। तो उस पर बनाऊँ अगर मीन ये प्लेन और इसके ये निचला ये प्लेन, एक बात याद रखनी है, मैं यहाँ सिर्फ मैं दो तो बना रहा हूँ, रियल में तो बहुत ज़्यादा होंगी, वो सबसे रिफ्लेक्ट होके ये पॉइंट बनेगा जी, ये वाला पॉइंट। तो अब ये ले, इनकी स्पेसिंग देखें ज़्यादा है, तो जी वेक्टर क्या होगा फिर, इसका मतलब है कि वो छोटा होगा उसकी लेंथ, और जो वो इनके परपेंडिकुलर होगा, ये प्लेन इस तरह है तो इसके परपेंडिकुलर फिर आप ऊपर या नीचे बना सकते हैं। तो इसको ऊपर की तरफ बना दें यहाँ तक, और क्योंकि लेंथ ज़्यादा है तो वो उनसे छोटा होगा, ठीक है। मैं और ये प्लेन की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं निकाल देता हूँ। अच्छा तो ये देखिए हमारे पास क्या हो गया फिर, GC, ये तीन रेसिप्रोकल वेक्टर्स हमने ले लिए, GA GB GC, ये तीनों परपेंडिकुलर हैं आपस में, और इनकी लेंथ डिफरेंट है, वो हम देख चुके हैं क्यों डिफरेंट है। तो अब देखिए 3 डायमेंशन में देखें तो ये पॉइंट इधर है, ये वाला पॉइंट इधर है, ये वाला पॉइंट इधर है। तो इनको अगर आप मिलाएं इस तरह ऐसे, इनको अगर मैं मिला दूँ ये इसके साथ, ठीक है, फिर इसको इसके साथ, ठीक है, फिर उसके पैरेलल इस तरह, इधर इस तरह, ये तो अगर आप देखें तो आपको ग्रीन कलर में एक और यूनिट सेल नज़र आ गया ना, ये सारा ग्रीन कलर में है, इसको भी मैं ग्रीन कर दूँ, इसको भी ग्रीन कर दूँ। ये आपको एक रेड कलर में यूनिट सेल नज़र आ रहा है जो ओरिजिनल था, और अब ये ग्रीन कलर में एक यूनिट सेल नज़र आ रहा है। ये यूनिट सेल क्या होगा, ये रेसिप्रोकल लैटिस का एक यूनिट सेल होगा, ठीक है, जो कि मैंने कैसे बनाया, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए बनाया। अब इस यूनिट सेल का देखिए अपनी साइड्स हैं, अपनी लेंथ है, इसका अपना एक स्ट्रक्चर होगा, जिससे मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर BCC हो तो उसका यूनिट, उसकी जो रेसिप्रोकल लैटिस होती है वो FCC बन जाती है, और FCC हो तो उसकी BCC बन जाती है। इसका मतलब है कि जब हम एक्सरे करेंगे और हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस हम कैलकुलेट करेंगे तो वो अगर FCC आ रही हो, इसका मतलब है कि जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वो BCC होगा, ठीक है। वो
यहाँ तक हमने देख लिया कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या है, ठीक है, और कैसे बनती है वो हमने देख लिया। अब हम चलते हैं कि जो ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं, जैसे ट्रांसलेशन वेक्टर्स रियल लैटिस में होता है ना, आर इज इक्वल टू n1 a n2 n1 a प्लस n2 b, 3 डायमेंशन में देखेंगे तो वो n3 c भी आ जाएगा। अगर ये 3 डायमेंशन में हो तो आप अगर एक पॉइंट से रियल लैटिस में आप एक पॉइंट से दूर किसी दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि आप अलॉन्ग ए कितना मूव हुए, कितने स्टेप, 1a 2a 3a, फिर अलॉन्ग बी कितना मूव हुए, फिर अलॉन्ग सी कितना मूव हुए, तो आप वो अपने रिक्वायर्ड पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो उसका जो जनरल जो ट्रांसलेशन वेक्टर बनता है 3 डायमेंशन में वो ये बनता है। इसी तरीके से रेसिप्रोकल लैटिस में भी क्या होता है, इसका ट्रांसलेशन वेक्टर को जिसको रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कहते हैं, और उसमें भी यही होगा, उसमें सिर्फ ये होगा कि इसकी नोटेशन डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। उसको हम नाम देते हैं जनरली जी से, जी इज इक्वल टू m1 a स्टार प्लस m2 b स्टार प्लस m3 c स्टार, ठीक है। यहाँ पर जी ए जी बी तो इनकी साइड्स आ गई ना। अब इसी को अगर देखें अगले एड्रेस पॉइंट पे चले जाएं यहाँ तक, ठीक है, तो ओवरऑल जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप जाएंगे तो वो जी बनेगा कि आप अलॉन्ग एक साइड कितना मूव करें, दूसरे कितना मूव करें, तीसरे साइड मूव करें। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि ये जो साइड्स है ना हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस की जो साइड्स हैं, ये इनको प्रॉपर नाम देते हैं। मतलब एक साइड को हमने क्या दिया, ए स्टार, ठीक है, ए स्टार, दूसरी को नाम दे दिया बी स्टार, और तीसरी को सी स्टार, ठीक है। जिस तरह रियल होता है ना ए बी सी, तो इस तरीके से रेसिप्रोकल लैटिस की जो साइड्स होती हैं वो उनको क्या नाम देते हैं, ए स्टार बी स्टार सी स्टार। मीन केस में जो ये एक साइड होगी ये वाली, ये ए स्टार होगी, कोई एक बी स्टार, और ये सी स्टार। तो रियल लैटिस हो गया ए बी सी, और रेसिप्रोकल लैटिस की साइड्स क्या होंगी, ए स्टार बी स्टार सी स्टार। इनका आपस में रिलेशन क्या है, इनका आपस में रिलेशन ये इसमें दिया हुआ है यहाँ पर, ए स्टार बी स्टार सी स्टार, ए स्टार इज इक्वल टू 2 पाई बी क्रॉस सी ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी। इसमें बी क्रॉस सी ओरिजिनल लैटिस साइड्स है, और जिनको लैटिस वेक्टर्स भी कहते हैं। बी स्टार क्या हो जाएगा, 2 पाई सी क्रॉस ए ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी, और सी स्टार क्या हो जाएगा, 2 पाई ए क्रॉस बी ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी। अब इसमें देखिए अगर ए स्टार इधर है तो ऊपर ए नहीं आ रहा, बी क्रॉस सी आ रहा है, और नीचे ए डॉट बी क्रॉस सी, ये सब में आ रहा है। इधर भी अगर इधर बी स्टार है तो ऊपर सी क्रॉस ए, और इधर सी स्टार है तो उधर ए क्रॉस बी। मतलब जो इधर है ना सी, उधर सी नहीं होगा, इधर ए है तो इधर ए नहीं होगा, इधर बी है तो इधर बी नहीं होगा, और नीचे सेम है ए डॉट बी क्रॉस सी। और इस तरीके से रेसिप्रोकल जो हम ट्रांसलेशन वेक्टर देखें डायरेक्ट लैटिस में जिस तरह ट्रांसलेशन वेक्टर था n1a प्लस n2b प्लस n3c, इसको आर भी कहते हैं, इसको टी भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। मतलब डायरेक्ट लैटिस में देखें तो ये क्या होगा, टी ट्रांसलेशन वेक्टर टी इज इक्वल टू n1a1 प्लस n2a2 प्लस n3a3, या n1a प्लस n2b प्लस n3c। ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशन होती हैं, तो इसको a, इसको बी भी कह सकते हैं, इसको सी भी कह सकते हैं। यही अगर रेसिप्रोकल लैटिस में देखें तो क्या बनता है, m1a स्टार, ज़ाहिर है क्योंकि उसमें a की बजाय साइड क्या होती है, a स्टार, और b की बजाय क्या होती है, b स्टार, और c की बजाय c स्टार, और m1 m2 m3 वो डिजिट्स आ गए। तो ये g पूरा क्या आएगा, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर आ जाएगा इसका जी इज इक्वल टू m1a स्टार प्लस m2b स्टार प्लस m3c स्टार। ठीक हो गया। तो अभी हमने देखा रेसिप्रोकल लैटिस हम कैसे बना सकते हैं। ये जो है ना रेसिप्रोकल लैटिस, ये खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं हम ज्योमेट्रिकली, ये फिजिकली यूज नहीं करती, हम खुद स्ट्रक्चर समझने के लिए खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमने देख लिया, और फिर हमने देख लिया कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है। ए स्टार इक्वल टू 2 पाई बी क्रॉस सी ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी एंड सो ऑन बी स्टार एंड सी स्टार। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं कि इसका थोड़ा मैथमेटिकली फाइंड करते हैं, और फिर हम आगे ये निकालते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर हम रेसिप्रोकल में कैलकुलेशंस करें, रेसिप्रोकल स्पेस में कैलकुलेशन करें, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशंस होंगी। जिस तरह ब्रैग्स लॉ हमें बताता है ना कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होंगी, उसमें क्या होता है कि वो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेम्डा, वो रियल लैटिस के लिए। इसी तरीके से रेसिप्रोकल लैटिस के लिए भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो फुलफिल हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। वो कंडीशन क्या है या वो रिलेशन क्या है,
वो हम अभी फाइंड करेंगे। अच्छा, अब चूँकि अब हमारी की जो रेसिप्रोकल लैटिस है, ये सारी रेसिप्रोकल साइड्स होती हैं इसकी। कैसे होती हैं कि अभी हमने देखा था कि जो ये साइड्स है, इसकी लेंथ ज़्यादा थी क्योंकि ये जिस प्लेन से आया था उन प्लेन का इंटरस्टॉमिक स्पेसिंग कम थी। तो मीन के जी, यहाँ देखें जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। इसको मतलब है कि जी की फिर डायमेंशंस क्या बनेंगी, पर मीटर या पर नैनोमीटर, पर एंगस्ट्रॉम। तो इसलिए ये फिर रेसिप्रोकल स्पेस हो गई ना हमारे पास 1/, तो इसलिए जो हमारी सारी कैलकुलेशंस आगे हम लेके चलेंगे वो रेसिप्रोकल स्पेस में चलेंगे। तो लेट्स हम अब स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास स्कैटरिंग वेव आ रही है उसका एम्पलीट्यूड हम देखते हैं, और उसके लिए हम पहले जो मेजर टॉपिक है वो स्कैटरिंग वेव एम्पलीट्यूड है, उसमें आगे फिर फर्दर डिटेल आती जाएंगी। तो पहले देखते हैं कि जो रेसिप्रोकल लैटिस अगर है तो उसमें वो क्या कंडीशन होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो उसके लिए हम लेते हैं कि हमारे पास जो रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स हैं, जो वो इस तरह ये जो पॉइंट नज़र आ रहे हैं आपको, ये रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट है, मतलब एक ये हो गया। ये अगर रियल लैटिस है तो उसकी ये एटम्स ये लैटिस पॉइंट को शो कर रहा है अगर ये रियल लैटिस है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये ए होगा। मतलब ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ए है। तो इसका जो पोटेंशियल कैसे वेरी करता है वो आप पहले देख चुके हैं कि जब एटम के जितना पास आते जाएंगे ये पोटेंशियल क्या होगा, ये नेगेटिव में इंक्रीज़ करेगा, दूर जाएंगे तो वो इंक्रीज़ करते करते ये ज़ीरो हो जाएगा इस तरह। फिर इस तरीके से दूसरे एटम के पास जाएंगे तो उसमें भी ऐसे होगा। ये मीन कि अगर ये एटम है, ठीक है, और मैं यहाँ ये जस्ट एक ये रेफरेंस के लिए बना लूँ, ये एटम है, ये पोटेंशियल है यू। तो इससे जितना आप पाएंगे ये पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो टूवर्ड ज़ीरो जाती जाएगी, ठीक है, ये ज़ीरो वैल्यू, और जितना पास आएंगे वो नेगेटिव में इंक्रीज़ होती जाएगी इस तरह, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी क्या होगा, जितना एटम से इधर जाएंगे, अब जब आगे एटम आएगा तो उसमें भी फिर ये चीज़ इस तरह ये ऐसे चली जाएगी अगले एटम के लिए, जो एटम यहाँ पर है। इसी को यहाँ पर हमने यहाँ शो किया हुआ है कि ये एटम, ठीक है, और इससे दूर जाएं पोटेंशियल इस तरह वेरी करेगा, इधर आए तो इस तरह वेरी करेगा, फिर आगे दूसरा एटम आ गया इस तरह, एंड सो ऑन। तो अब दोनों एटम्स के बीच की स्पेसिंग क्या है, ए, ठीक है। अब देखेंगे अगर मैं यहाँ पर जितना पोटेंशियल होगा या पोटेंशियल एनर्जी होगी, मैं अगर ए स्पेसिंग आगे जा जाऊँ तो वहाँ पर भी सेम वही आंसर आ जाएगा, फिर ए स्पेसिंग और आगे चले जाऊँ तो फिर वही आंसर आ जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी। या अगर मैं किसी भी पॉइंट से चलूँ, यहाँ से चलूँ इस जगह से, और ए आगे चले जाऊँ तो फिर भी वही सेम रिजल्ट आएगा। इसका मतलब है कि कोई भी पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ एक्स, या हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि एटम्स जो है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस अरेंज है। सिर्फ अभी हम एक एटम की एक लाइन ले रहे हैं, फिर इसको 3 डायमेंशन में हम जनरलाइज कर लेंगे कि 1 डायमेंशन एटम्स हमने देखा कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस अरेंज है, और उसमें एक्स के साथ जहाँ से चले 0 से एक्स जैसे जैसे वेरी करेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, यू एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू यू एक्स, कि अगर आप जो एक्स पे पोटेंशियल है उसमें एन ए ऐड कर दें तो उतना ही पोटेंशियल आ जाएगा जितना पहले उस डिस्टेंस एक्स के ऊपर था। मीन कि अगर मैं जैसे भी बताया कि अगर मैं यहाँ पर हूँ, अगर मैं उसमें ए ऐड कर दूँ तो फिर मैं यहाँ आ जाऊँगा तो वो उतना ही पोटेंशियल आ जाएगा जितना पहले यहाँ पर था। फिर मैं 2a ऐड कर दूँ तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, वो सेम वही पोटेंशियल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू यू एक्स, यू एक्स प्लस 2a इज इक्वल टू यू एक्स प्लस 3a इज इक्वल टू यू एक्स, एंड सो ऑन। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं यू एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू यू एक्स, और एन ए को हम ये ट्रांसलेशन वेक्टर टी कह दें जो हमने ऊपर देखा, ये टी इज इक्वल टू एन ए। 1 डायमेंशन में इसको कहें तो ये बस एन ए बनेगा। तो टी इज इक्वल टू एन ए, तो एक्स एन ए की जगह हम क्या लिख दें, टी ट्रांसलेशन वेक्टर। तो यू एक्स प्लस टी इज इक्वल टू यू एक्स। अच्छा, तो अभी हमने देख लिया कि 1 डायमेंशन में ये पोटेंशियल की ये जनरल रिलेशन आ गया। अब इसको क्योंकि ये पीरियडिक पोटेंशियल है, पीरियडिक पोटेंशियल को हम फोरियर सीरीज से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब इसको फोरियर सीरीज से अगर लिखें पोटेंशियल को यू एक्स, मीन कि ये यू एक्स है, ये किसकी इक्वल होगा, यू एक्स इज इक्वल टू
यू एक्स इज इक्वल टू समेशन एन यू एन ई रेस पावर आटा 2 पाई एन एक्स ओवर ए। ठीक है, इसमें हम रेसिप्रोकल 1 ओवर ए ले रहे हैं, ए वो उसकी साइड आ गई और 2 पाई एन एन नंबर हो गया, हर एन के बाद ये रिपीट होगा और यू एन वो पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो इन जनरल किसी भी एक्स के ऊपर जो एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ओरिजिन वो यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन एन यू एन ई रेस पावर आटा 2 पाई एन एक्स ओवर ए। अच्छा, अब इस सीरीज़ को हम एक्सपेंड कर सकते हैं या इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में। उसमें इसको लिख सकते हैं यू एक्स इज इक्वल टू समेशन जी, एन को जी में कन्वर्ट कर लिया, ई रेस पावर 2 पाई एन एक्स ए की बजाय जी एक्स। हमने ये किया कि ये जो पूरी वैल्यू है 2 पाई एन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है 2 पाई एन, इसको जी कह दिया, जी इज इक्वल टू 2 पाई एन ओवर ए। सो ये क्या बन जाएगा, यू एक्स इज इक्वल टू यू जी समेशन जी यू जी ई रेस पावर आटा जी एक्स। ठीक है ना, हमने ये इसकी जगह ये जी इसको कह दिया। और जब n को हम g से g की फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी समेशन में भी n की बजाय g आ जाएगा। और ठीक है, जहाँ पर n क्या हो जाएगा 1 2 3, वहाँ से g की वैल्यूज आती जाएंगी। सो अब g को देखें, इसकी डायमेंशंस क्या हैं, रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ, ये हमने खुद लिए हैं, ये हमने इधर भी इसलिए खुद लिया था ताकि हम रेसिप्रोकल में इसको, क्योंकि रेसिप्रोकल लेटर्स है तो वहाँ से इसको हम आगे एक्सप्लेन कर सकें। तो g हैज़ ए डायमेंशन ऑफ इनवर्स ऑफ लेंथ। ठीक है, क्योंकि 2 पाई एन इसकी यूनिट नहीं है तो g इज की डायमेंशन क्या होगी, इनवर्स ऑफ लेंथ, a लेंथ है, a की साइड है ना, साइड इसकी भी लेंथ में आएगी ये वेक्टर एंड इट्स आइडेंटिफाई एज रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। जी जो मैं पहले बता चुका हूँ, तो जी क्या होता है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, ये जी। अब यू जी यहाँ पर क्या है, फोरियर कोफिशिएंट्स, यू जी आर द फोरियर कोफिशिएंट्स। अब जो वेक्टर हमारे पास ये है 2 पाई एन ओवर ए, ये क्या होगा, ये एक क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पोजीशन वेक्टर है लैटिस पॉइंट की 1 डायमेंशन में इन रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, ये मतलब रेसिप्रोकल लैटिस में लें तो इसके ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर को शो करता है कि इसमें n1 पुट कर दें, n2 पुट कर दें तो वो आते जाएंगे। जैसे ये हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस थी ना, तो इसको आगे लेके जाते जाएं। और इनको क्या नाम देते हैं, जो 2 पाई एन ओवर ए, इनको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स, ये जो जी हम कह चुके हैं। अच्छा, अब हमारे पास है ई रेस पावर आयोटा जी डॉट टी। ठीक है, ये 1 की इक्वल होना चाहिए। ये था ना हमारे पास जी डॉट, ये एक्स है ना, ये हमने एक के लिए एक्स कह दिया और इसको जब आगे जनरलाइज करेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर की फॉर्म में तो वो टी बन जाएगा, ये टी की फॉर्म में इसको लिख लेंगे। और जब आगे, क्योंकि एक्स भी जो है वो टी की फॉर्म में है ना, यहाँ पर हमने कहीं लिखा था जो एक्स लेंथ है इसको भी टी की फॉर्म में लिख सकते हैं, n1a n2a n3a इस तरह। तो इसको हम ट्रांसलेशन वेक्टर टी की फॉर्म में लिख लें तो ई रेस पावर आयोटा जी डॉट टी, ये 1 की इक्वल होगा, क्योंकि टी जो ट्रांसलेशन वेक्टर है और ये पीरियडिक फंक्शन है कि आप यहाँ से कहीं से भी चलें आगे, ये a 2a 3a पीरियडिक फंक्शन है। और पीरियडिक फंक्शन के लिए ये जो ई रेस पावर आयोटा ये वैल्यू जो है वो ये 1 के ऊपर आती है। कैसे, जैसे हमारे पास देखें ई रेस पावर आयोटा थीटा मैं ले लूँ, ये किसके लिए होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसमें अगर मैं थीटा 2 पाई पुट कर दूँ यहाँ, तो ई कॉस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, ये 0 हो जाएगा, कॉस 2 पाई 1 होगा तो ये 1 आ जाएगा। और 2 पाई क्या है कि हर 2 पाई के बाद 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको भी हम कह सकते हैं क्योंकि ये पीरियडिक है, ई रेस पावर आयोटा जी डॉट टी इज इक्वल टू 1। और इसमें कंडीशन क्या होगी, अगर ये पीरियडिक 1 होने के लिए, कि जी डॉट टी है ये क्या होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर ये ई रेस पावर आयोटा 2 पाई हो, ये सारा 2 पाई हो तो ये 1 हो जाएगा। अगर ये सारा 4 पाई हो फिर भी 1 हो जाएगा, 6 पाई हो फिर भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ये सारा 2 पाई का मल्टीपल आ जाए या पाई का इवन मल्टीपल आ जाए तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये 1 की इक्वल होगा। सो जी डॉट टी ये क्या होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई फॉर पीरियडिक फंक्शन। सो अब हम लिख सकते हैं इसी को 3 डायमेंशन में। पहले हमने सिंप्लिसिटी के लिए क्या किया कि ये 1 डायमेंशन ले एटम, अब इसको 3 डायमेंशन में जूम करेंगे, एटम इधर भी हैं ऊपर भी हैं, ये एक साइड A1 है, दूसरी साइड एक साइड सॉरी A है, दूसरी साइड इस तरह, ये जो इधर एटम आएंगे, इधर एटम आएंगे इस तरह इस तरह इस तरह,
इस तरह उनकी साइड क्या है वो बी है। फिर जो ऊपर इस तरह आइटम आ रहे हैं इस तरह थ्री डायमेंशन में ना पूरी एक लेटर से अगर एज्यूम करें उसकी 3 साइड्स हैं ए बी सी, जैसे हमने ये एक ली थी ब्लैक वाली ए बी सी, इसी को आगे बनाते जाएँ, सिर्फ ब्लैक को आगे एक्सटेंड करते जाएँ तो वो 3 डायमेंशन में फिर ये क्या बन जाएगा कि ए की बजाय जब हम इसमें तो ये था ना जब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो वो तो एन ए था बस, टी इज इक्वल टू एन ए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा उसको अगर आप 3 डायमेंशन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो जनरल आर बन जाएगा, वेक्टर आर, जिससे मैंने यहाँ बताया था ये 3 डायमेंशन में। तो वो क्या हो जाएगा फिर समेशन जी यू जी ई पर होता है जी डॉट आर, मीन के टी की बजाय, क्योंकि टी तो सिर्फ 1 डायमेंशन हमने कहा हुआ था, तो इन जनरल क्या आ जाएगा आर ई रेस पर होता है जी डॉट आर, जबकि जी क्या होगा M1 ए स्टार प्लस M2 बी स्टार प्लस M3 सी स्टार, ठीक है, जो कि क्या होगा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी। ठीक है, हमने पीरियोडिक पोटेंशियल लिया, यहाँ हमने पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए हमने पहले अगर हम देखते हैं कि जो दो एटम्स हैं या आइंस हैं उनके बीच की स्पेसिंग ए है, उसके लिए हर जो ए का मल्टीपल होगा उसके बाद वैल्यूज हैं रिपीट होती जाएंगी, तो वो बन जाएगा यू एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू यू एक्स और यू टी इज इक्वल टू एन ए, हम कह रहे हैं यहाँ से टी इज इक्वल टू एन ए 1 डायमेंशन में, तो एक्स प्लस टी ये बन जाएगा यू एक्स प्लस टी इज इक्वल टू यू एक्स। फिर इसको हमने फोरियर सीरीज से एक्सपेंड किया, फिर हमने जो रेसिप्रोकल हमने लाइन लेंथ ली हुई थी उसको हमने नाम दे दिया जी, और जी वेर जी इज इक्वल टू 2 पाई एन ओवर ए, ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जी इज इक्वल टू 2 पाई एन ओवर ए, और ये बेसिकली क्या है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की लेंथ की। अगर आप रेसिप्रोकल स्पेस में कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएं तो आप अलोंग ए स्टार कितना मूव हुए, बी स्टार सी स्टार, तो वो जी बन जाएगा हमारे पास। तो और अगर चूँकि हम यहाँ पर ए ले रहे हैं इस केस में ये ए ले रहे हैं तो नीचे क्या आया ए आया। अब जनरल हमारे पास कोई भी आप लें, कोई भी और लें, जिन ए बेसिकली लेटर साइड थी ना, ये बेसिकली अगर इसको 3 डायमेंशन में देखें तो ये इनकी प्लेन की स्पेसिंग आएगी, जो प्लेन ऐसे बनेगा ना इस तरह इसके 3 डायमेंशन में उनकी बीच की स्पेसिंग आएगी ये वाली स्पेसिंग ए, यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों बीच की। तो इस तरीके से कोई और ले लें, ऊपर नीचे प्लेन ले लें ये वाला, तो उनकी स्पेसिंग वो बी हो जाएगी, कोई और ले लें तो सी हो जाएगी। तो इन जनरल इसको फिर डी भी लिख सकते हैं, 2 पाई एन ओवर डी। डी क्या होगा कि ये जिन प्लेन्स की बात कर रहे हैं उसके बीच की स्पेसिंग डी आ जाएगी। तो अच्छा, अब हम प्रॉपर नाम देते हैं ए 2 पाई बाई ए। जब हमने ये 3 डायमेंशन में बात कर रहे थे ए बी सी, तो ए स्टार क्या होगा फिर 2 पाई बाई ए, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जी था, जी क्या था 2 पाई बाई ए, ठीक है। तो अब हम जब पहली बात करेंगे ए स्टार तो वो ए के रेसिप्रोकल वाली साइड आएगी ना, तो वो क्या बनेगी 2 पाई बाई ए। बी स्टार क्या बनेगा 2 पाई बाई बी, और सी स्टार क्या बनेगा 2 पाई बाई सी, वेयर ए स्टार बी स्टार सी स्टार रिप्रेजेंट प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। जिस हमने पहले ट्रांसलेशन वेक्टर देखे थे डायरेक्ट लैटिस के लिए, इस तरीके से जो इसके ट्रांसलेशन वेक्टर बनेंगे ए स्टार बी स्टार सी स्टार, वो क्या होंगे, वो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर होंगे रेसिप्रोकल लैटिस के, ठीक है। ये जो अभी यहाँ पर मैंने बताया था, ये जो साइड्स हैं ए स्टार बी स्टार, ये अगर ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल हम पहले कर चुके हैं, अगर ये इसका प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो इसकी जो साइड्स बनेंगी वो ए स्टार बी स्टार सी स्टार होंगी। ये ऐसे ही है जैसे हम पहले करते थे ना कि कब हम पास बी सी सी है तो उसका प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाते थे, एफ सी सी का प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाते थे, इस तरीके से रेसिप्रोकल का भी क्या होगा प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा, तो उसकी जो साइड्स बनेंगी उनको ए स्टार बी स्टार सी स्टार कहेंगे। इसमें हमने पहले रिज्यूम किया था कि ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसलिए ये डायरेक्ट ये बन गई ए स्टार बी स्टार सी स्टार। अच्छा, तो अब जिस तरीके से हम प्रिमिटिव यूनिट सेल वहाँ पर हमने बनाया था ना विग्नर सीड्स यूनिट सेल डायरेक्ट लैटिस में, इसी तरीके से रेसिप्रोकल लैटिस में भी जो हम विग्नर सीड्स यूनिट सेल का मेथड यूज़ करते हुए जो सेल बनाएंगे उस रीजन को हम कहेंगे ब्रिलियंट जोन, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ये रियल लैटिस थी, विग्नर सीड कैसे बनता था कि इसका ये परपेंडिकुलर ड्रा करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उनको मिलाएं तो ये पूरा रीजन बनता था, ये क्या था विग्नर सीड्स यूनिट प्रिमिटिव यूनिट सेल। यही काम अगर आप रेसिप्रोकल लैटिस के लिए करें, क्योंकि रेसिप्रोकल लैटिस भी देखने में उसके भी लैटिस पॉइंट्स होंगे, उसमें भी एटम उस तरह अरेंज होंगे जिस तरह रियल लैटिस में होते हैं,
तो उसमें भी अगर यही काम करें तो उसमें जो ये वॉल्यूम या 3 डायमेंशनल रीजन बनेगा वो क्या कहलाएगा, ब्रिलियन जोन। ठीक है, तो जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन है वो यहाँ पर हमने ये बनाया इस फिगर में, ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन है। इस तरीके से इससे अगला बनाएं अगले एटम का, तो वो सेकंड ब्रिलियन जोन आ जाएगा, वो बाहर बन जाएगा इस तरह, वो इसके बाहर कहीं बन जाएगा सेकंड ब्रिलियन जोन इस तरह। ठीक है, सेकंड ब्रिलियन जोन ये बाहर वाला रीजन होगा, उसमें अंदर वाला नहीं होगा। ये सेकंड ब्रिलियन जोन, सेकंड क्या होगा कि इससे अगले एटम्स के नेबर लेके उनको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये फर्स्ट कौन सा था, ये अंदर वाला था, ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन। इस तरीके से थर्ड ब्रिलियन जोन वो इसके बाहर इस तरह बन जाएगा, इस तरह कोई और शेप का बन जाएगा इस तरह। ये सारा बाहर कहीं बना ली, ये थर्ड ब्रिलियन जोन। ठीक है, और ये वाला कौन सा था इधर जो हमने पहले बनाया था, ये सेकंड, मैं रफ सा बना रहा हूँ। ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन ये वाला, फिर ये सेकंड, ये थर्ड सिर्फ ये वाला होगा, ये रीजन। इसी को वन डायमेंशन में देखें, वन डायमेंशन अगर यहाँ से चलें, यहाँ से लेके माइनस पाई बाई ए टू प्लस पाई बाई ये कौन सा होगा, फर्स्ट ब्रिलियन जोन। फिर उससे अगला ये वाला, उसको मैं रेड से बना दूँ अगर, ये वाला अगला ये वाला बनेगा वन डायमेंशन में, ये और ये कौन सा आ जाएगा, रेड वाला सेकंड ब्रिलियन जोन। इसी को यहाँ देखें तो इधर से ये और ये सेकंड ब्रिलियन जोन है ना, ये सारा पूरा वन डायमेंशन में सिर्फ ये आ जाएगा लाइन। और थर्ड ब्रिलियन जोन देखें यहाँ पर कौन सा है, ये वाला और ये वाला और ये वाला रीजन, ये सारा बाहर वाला ये सारा, तो ये थर्ड ब्रिलियन जोन है। तो इधर भी क्या बनेगा, फिर ये एक साइड में देखेंगे तो ज़रा एक लेंथ आ जाएगी ये और ये, और उनकी वैल्यूज क्या होती है 0 to पाई बाई ए, और ये से माइनस पाई बाई 2 ए पाई बाई ए फर्स्ट ब्रिलियन जोन, पाई बाई ए तो 2 पाई बाई ए, और मीन एंड माइनस पाई बाई ए टू पाई बाई ए एंड माइनस पाई बाई ए टू माइनस 2 पाई बाई ए सेकंड ब्रिलियन जोन रेड वाला, और फिर ये 2 पाई बाई ए तो 3 पाई बाई ए, और माइनस 2 पाई बाई ए तो माइनस 3 पाई बाई ए, ये थर्ड ब्रिलियन जोन। अब इसमें 2 पाई बाई ए हम अभी देख चुके हैं, ये साइड्स है ये वाली 2 पाई बाई ए, ये रेसिप्रोकल ये लेंथ्स है बेसिकली। तो क्योंकि ये रेसिप्रोकल लेटर्स की साइड है तो उसको ए स्टार कहते हैं, और ए स्टार क्या होता है 2 पाई बाई ए, बी स्टार क्या होता है 2 पाई बाई बी, ए के रेसिप्रोकल है। और इसमें एक टर्म हम यूज़ करते हैं वेव वेक्टर के, जो हम आप पहले पढ़ चुके हैं। वेव वेक्टर के क्या होता है, इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा। इसकी यूनिट्स भी क्या है, रेसिप्रोकल में है लेमडा, तो इसमें भी हम जो आगे कैलकुलेशन करेंगे रेसिप्रोकल में वो हम के की फॉर्म में करेंगे, लेमडा की बजाय हम आगे के लेंगे। ये बेसिकली के की वैल्यूज़ हैं, माइनस पाई बाई 2 ए टू पाई बाई ए, देन इधर इधर दोनों तरफ। तो अच्छा, तो अब हम आगे जो रेसिप्रोकल लेटर्स को हम किस में कहते हैं, मैं बात कर चुका हूँ कि हम के स्पेस में इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ रेसिप्रोकल लेटर्स हमें जो है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन को आगे समझना है, और उसके लिए हमें क्या दो चीज़ें देखनी है, ब्रैग्स लॉ एंड लॉयज़ मेथड। ब्रैग्स लॉ हम कर चुके हैं पहले कि उसमें क्या कंडीशन थी, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा। और अब हम देखते हैं लॉयज़ मेथड। लॉयज़ मेथड वही है जिस तरह ब्रैग्स लॉ में देखते हैं, लेकिन ये जो इसमें जो लेटेस्ट पॉइंट्स होंगे इस मेथड में वो रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट होंगे, मीन के रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट्स को हम लेके वहाँ से इसके लिए कंस्ट्रक्टर इंटरफेरेंस के लिए हम कंडीशन फाइंड करेंगे, जिसको लॉयज़ कंडीशन कहते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉयज़ कंडीशन निकालेंगे। थैंक यू।